डॉक्टर गिरधर किन्नर, श्री आनंद कुमार चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट, डॉक्टर ठोलिया, श्री ताहिर एवं डियर पार्टिसिपेंट्स, मैं वन विभाग, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम और मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ द्वारा जो CSR के वर्क किए गए हैं उससे आपको सेंसिटाइज करने की कोशिश करूंगा। हालांकि कंपनीज एक्ट 2013 में धारा 135 में ये प्रावधान 2013 में आया है, लेकिन वन विभाग 2002 से ही उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जहां किसी एजेंसी की रीच नहीं है। आज आपने फोरनून सेशन देखा जहां पे हम अर्बन बेस्ड CSR की बात कर रहे हैं। हमने अभी उनके बारे में नहीं सोचा जो फार फ्लंग एरिया में किसी लेक के किनारे, किसी पहाड़ की चोटी पे उनकी लाइफ कैसी है, उनकी क्या विजन है, क्या उनमें बिजनेस डेवलपमेंट कैपेसिटी है, क्या उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कैपेसिटी है, वो एक डिफरेंट वर्ल्ड है। मध्य प्रदेश का ज्योग्राफिकल एरिया रफली 3,08,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें 95,411 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट है जो कि वन विभाग के जुरिस्डिक्शन में है। मध्य प्रदेश वन विभाग की एक बड़ी खूबी है कि हमारे पास 15,228 जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज हैं। इनकी सदस्यों की संख्या सुन के आप चौंक जाएंगे, ये 1,60,00,000 है। हर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी का सदस्य सचिव फॉरेस्ट गार्ड है, उसके पास मोबाइल है। आज हम कोई डिसीजन यहाँ से करते तो वो कुछ ही मिनटों में उस गार्ड के हाथ में सीधा पहुँच सकता है और वो इन कमेटीज को गैल्वनाइज करके आपका जो डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट करा सकता है। हमारे पास 925 वनग्राम है जिसमें 86,000 फैमिलीज रिजाइड करती हैं। और इतना ही नहीं, वन विभाग, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन हर साल लगभग 260 से 270 करोड़ रुपए इन लोकल कम्युनिटीज को CSR के रूप में उपलब्ध कराता है। कोई एक्ट नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन यह हमारी इंटेंशन है। आज जो हम सुबह से दिल की बात कर रहे हैं, और ये दिल की बात हम आज नहीं 2002 से ही करते आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जहां तक एनवायरनमेंट की बात है, मेरा ये मानना है कि ये जो शब्द आप देख रहे हैं इसमें 2 शब्द मिसिंग है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। हालांकि ये रिसेंट कॉइन्ड टर्म है, इसमें होना चाहिए कॉर्पोरेट सोशल एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। आज आप यहां बैठे हैं, यू आर एंजॉइंग दिस सीरीन एनवायरनमेंट, बट it is happening because some thermal power plant is operating somewhere. It is generating a lot of carbon dioxide, or it is consuming biomass to provide you this kind of environment. All of you, including me, have got responsibility towards environment also. Though recently section Schedule 7 of the Companies Act has been amended, and they have rightly inserted clause 7 in the schedule that environmental sustainability, conservation of wildlife, conservation of forest is also mandatory under corporate social responsibility. This is just to remind you about the pristine forest. गिर्यस्ते पर्वता हिमवंतो अरण्यम ते पृथ्वी सोनमस्तु। अर्थात हे धरती माँ, तुम्हारे पर्वत श्रृंखलाएं हिमाच्छादित हों और तुम्हारे वन मनुष्यों को सुख संपदा देने के लिए परिपूर्ण हों। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, आज ना बर्फ है, क्लाइमेट चेंज के चलते हमारी बर्फ जो है वो पिघल गई है और वनों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आज हम बात करते हैं इकोनॉमिक GDP की।
अगर आप इकोलॉजिकल जीडीपी देखेंगे तो सभी कंट्रीज का इकोलॉजिकल जीडीपी नेगेटिव है। केवल स्कैंडिनेवियन कंट्री ऐसे हैं जिनका इकोलॉजिकल जीडीपी पॉजिटिव है, बाकी सभी देश नेगेटिव इकोलॉजिकल जीडीपी में काम कर रहे हैं। हम इकोनॉमिक जीडीपी की बात करते हैं तो यस पॉजिटिव है, लेकिन अगर मैं इसको शुद्ध रूप में कहूं तो मैं कह सकता हूं कि हम एक ऐसे जमींदार की तरह काम कर रहे हैं जो अपना घर के बर्तन बेच के खाना खा रहा है। हम अपने कैपिटल एसेट को करेंट एसेट में कन्वर्ट करके जंगलों को बर्बाद करके खेती कर रहे हैं, और हमारी जो इकोसिस्टम की फर्टिलिटी है वो शने शने बहुत कम होती जा रही है। जिस तरीके की हमारी जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, अगर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 450 पार्ट पर मिलियन पहुंचता है, आपके यहाँ जो एनवायरमेंटल रिलेटेड एडवर्स इम्पैक्ट है वो इरिवर्सिबल होंगे। आपकी जो गेहूं की प्रोडक्टिविटी है वो 17 से 30% 2050 तक नीचे चली जाने वाली है। एनवायरमेंटल चेंजेस, इस बार का मॉनसून देखिए कितना दूर आया है, कितना देर से आया है। इसके बाद में हैवी डाउनपोर है, बीच बीच में ड्राई स्पेल आ रही है। तो एनवायरमेंट का जो ये पेंडुलम है ये आपको रेजिलिएंट इफेक्ट से दूर ले जा रहा है। कभी हैवी रेन्स होंगे, कभी हैवी ड्राउट होगा। प्रॉब्लम्स जो है मैनीफोल्ड हैं। आइए अपन सीएसआर की बात करते हैं। सीएसआर क्यों जरूरी है? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम अगर आज आप देखेंगे, जहां कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, माइनिंग प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट, कैनाल प्रोजेक्ट जैसे ही आता है, विलेज कम्युनिटी की तरफ से एक रिजेंटमेंट आता है। क्यों? आज हम लोग, मेरे ख्याल में यहाँ कोई भी ऐसा पार्टिसिपेंट नहीं है जो लैंड रिलेटेड वोकेशन से जुड़ा हुआ हो। लेकिन अगर आप ट्राइबल कम्युनिटी को देखेंगे तो उनके यहाँ 99.9% मेंबर लैंड रिलेटेड वोकेशन से अपना सस्टेनेंस लेते हैं। कृषि हो, फॉरेस्ट्री हो, हॉर्टिकल्चर हो, फायरवुड हो, मेडिसिनल प्लांट करेक्शन हो या ग्रेजिंग हो। जहां आपने जंगल काटा, नेचुरल रिसोर्स बर्बाद हुए और उनकी लाइफ का सस्टेनेंस जो है वो प्रॉब्लम हो गया। उनकी लाइवलीहुड में रेजिलियंस नहीं है, उनकी लाइफ में अडप्टेबिलिटी नहीं है। आज मेरा घर लैंड एक्विजिशन एक्ट में जाता है, मैं कंपनसेशन लूंगा और कहीं दूसरी जगह जाके अपना काम कर दूंगा। मुझको कुछ घंटे का भी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन एक उस ट्राइबल फार्मर का सोचिए जो कभी अपने विलेज के बाहर नहीं गया है। अगर आपने उसकी लैंड छीन ली, जहां वो बकरी चराता है, भेड़ चराता है, वो लैंड चली गई, वो बकरी कहां चराएगा? और यही कारण है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितने माइनिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं, चाहे वो नियामत्री का हो, पॉस्को हो, हर जगह आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इसलिए हमारी जो मॉरल और लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सीएसआर के थ्रू उन कम्युनिटीज की होने वाली प्रॉब्लम को मिटिगेट करें। ये जो एक्टिविटीज हैं वाटर रेजिम को एडवर्सली इफेक्ट करती हैं, सॉइल मॉइस्चर रेजिम को इफेक्ट करती हैं। अगर पानी नहीं होगा इकोसिस्टम में, इनकी खेती कभी सस्टेनेबल नहीं हो सकती। अगर आप पुराने माइनिंग प्रोजेक्ट देखिए तो उनके ओवरबर्डन डंप का जो स्पिलेज है उसने डाउनवर्ड कैचमेंट में जो है हैवॉक करके रखा हुआ है। यही कारण है कि अगर आप इसको मिटिगेट नहीं करेंगे तो नियामगिरी में जिस तरह से डोंगरिया खोड़ एक बड़ी यू कैन से सबमिसिव ट्राइब थी, उनको मिलिटेंट होना पड़ा। उचित यह होगा कि हम कोई भी प्रोजेक्ट लाने के पहले कम से कम 3-4 साल पहले हमको सीएसआर एक्टिविटी स्टार्ट करनी चाहिए। कंपनीज एक्ट में यह प्रावधान रखा गया है कि पास्ट 3 ईयर का 2% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। Imagine if management is inefficient, they have destroyed the natural resources and yet they are unable to produce profit. What will happen to the local villagers? They will never be compensated for what they have lost. मेरा विचार यह है कि जो टर्नओवर है या सेल है
उसका 1%, 2% CSR के लिए मैंडेटरी होना चाहिए। कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं कर रही है, ये मैनेजमेंट का आउटलुक है। इसका लोकल पॉपुलेशन से कोई डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टेंजिबल, इंटेंजिबल कोरिलेशन नहीं है। अगर मेरा लाइवलीहुड गया है, मेरे लाइवलीहुड में रिडक्शन है, आपको मुझे कंपनसेट करना ही पड़ेगा। हो सकता है शायद इस चीज को आगे चल के रियलाइज किया जाए। मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने टिम्बर रेवेन्यू का 10%, तेंदुपत्ता रेवेन्यू का 100% और बांस के रेवेन्यू का 100% लोकल कम्युनिटी को शेयर करता है। एंड देयर इज ए रिटन डॉक्यूमेंट जो आज हमारी जैसे इस साल बैलेंस शीट, ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, हम अकाउंटेंट जनरल मध्य प्रदेश से अपने अकाउंट को रिकनसाइल करके जुलाई अगस्त ऑनवर्ड उस बोनस को ले जाने लोकल कम्युनिटी के साथ चेक के रूप में शेयर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज हमारा PR वर्क बहुत वीक है। मैं आपके सामने एडमिट करता हूं, इसमें कोई वो नहीं है। हमारा PR वर्क वीक होने के कारण हमारा जो अच्छा वर्क है वो शायद पब्लिक के सामने नहीं आ पाया है। दूसरी जो इशू है कि CSR की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी मदर अर्थ के प्रति है। जो कुछ है हमने इस मदर अर्थ से लिया है, हम यहीं पैदा हुए, इसी के वायुमंडल में हम सांस लेते हैं। हमको एक बेटर एनवायरनमेंट छोड़ के जाने की आवश्यकता है। हम इस एनवायरनमेंट के कस्टोडियन हैं, हम एक ओनर नहीं है। अक्सर आप बात कीजिए तो लोग कहते हैं, दो टर्म में मैं बात कहूंगा, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म एंड कंटेम्पोसेंट्रिज्म। हर मदर अर्थ का हर रिसोर्स ह्यूमंस के लिए है, मैनकाइंड के लिए। ये गलत है। हम एक छोटे से कस्टोडियन हैं जो 60-70 साल जिएंगे। हमारी ये अटेम्प्ट होना चाहिए कि हम एक बेटर एनवायरनमेंट छोड़ के जाएं। इसी तरह से कंटेम्पोसेंट्रिज्म, हर आदमी सोच रहा है कि सारे धरती के जो रिसोर्स है उसको मैं कंज्यूम करके जाऊंगा। ये बिल्कुल गलत है। मैं एक कस्टोडियन हूं, मैं एक पैसेंजर हूं, यहाँ 60-70 साल के लिए आया हूं और ये मेरा मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एक बेहतर एनवायरनमेंट अपने प्रोजेनी के लिए छोड़ के जाऊं। आपके जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसका सबका एडवर्स इम्पैक्ट वाइल्ड लाइफ पे जाता है। ये मैंने आपको कुछ मैनकाइंड के मिस एडवेंचर दिखाए हैं। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ। आप थर्मल पावर प्लांट के 10 किलोमीटर रेडियस में देखिए, सारी बेड कॉलोनीज चली गई हैं वहाँ से। अगर आप उनमें नेस्टिंग देखें, एक भी ट्री ऐसा नहीं है कि जिसमें बर्ड नेस्टिंग करती हो। अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा कि हनी बी कहाँ चली गई, हनी बी जा चुकी है। आप सोचिए कि आपने अपने लॉन में अर्थवर्म कब देखे थे, एप्लाइसिया कब देखे थे, सब जा चुके हैं। मैं आपसे छोटी सी प्रश्न पूछता हूं कि क्या आप हनी बी जाने के बाद में हर फ्लावर में पॉलिनेशन कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। कैलिफोर्निया में 8-10 साल पहले एप्पल की क्रॉप खत्म हो गई थी क्योंकि वहां पे हनी बी पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। बाद में उन्होंने आर्टिफिशियली हनी बी पॉपुलेशन लाके उसको रीस्टॉक किया है। जिस तरीके से हम एनवायरनमेंट को यूज करना चाह रहे हैं वो शायद संभव नहीं है। अब थोड़ी सी जानकारी CSR साइकिल के बारे में। जैसा मैंने आपसे अनुरोध किया कि हमको CSR एक्टिविटी 3-4 साल पहले प्री ऑपरेशनल प्रोजेक्ट प्लानिंग के रूप में इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं आपके साथ एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक पर्सनल वेंचर पे मैं गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के साथ काम कर रहा था। ये 2006 की बात है। विलेजर हमारे प्रोजेक्ट को अपोज कर रहे थे, लेकिन CSR का मुझे तब भी थोड़ा सा आइडिया था। मैं उस विलेज में गया, एक फुटबॉल ले गया था, एक वॉलीबॉल ले गया था और बच्चों के लिए चॉकलेट ले गया था। बच्चों को मैंने चॉकलेट दी, उनके साथ वॉलीबॉल खेला और वहीं से मैंने उस प्रोजेक्ट की जो पब्लिक हियरिंग की टाइट थी वो टर्न करना शुरू कर दिया। जहां बच्चों ने मेरे साथ वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलना चालू किया, उसके बाद में धीरे धीरे विलेजर हमारे साथ आए। विलेजर्स के साथ जब बैठक हुई
तो मुझे आज भी एक इंसिडेंट याद है। एक ओल्ड आदमी था, एक गमछा पहने हुए, उस बेचारे के गमछे में भी छेद थे। कहता है, बाबू मैं जिंदगी भर खेती में काम करता रहा, मेरा गमछा कभी ऐसा नहीं हो पाया कि उसमें छेद ना हो। मेरी एक इच्छा है कि मेरा लड़का तुम्हारी जैसे पैंट पहने। सोचिए, एक विलेजर इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता कि उसका लड़का पैंट पहने। यहां पे हमें सीएसआर की जरूरत है। आप सीएसआर के बेस्ट मॉडल देखना चाहते हैं, आप जमशेदपुर में टाटा सन्स का काम देखिए। दूसरा काम मैंने गोवा मिनरल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का पलोलिम का काम देखा है। एक्सीलेंट वर्क। हर फैमिली के बारे में उनको पता है, इनके 2 लड़के हैं, 3 लड़की हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं। जो माइंस एग्जॉस्ट होने वाली हैं, उन एग्जॉस्ट होने वाली माइंस के जो पर्सनल हैं, उनके बच्चों को कौन से होटल में नौकरी दिलानी है, किसको जो है मोटर लॉन्च पे सिंगिंग की प्रैक्टिस करानी है, ये सब वो लोग जो है ध्यान दे के चलते थे। उन्होंने गोवा में जो जिस तरह की फुटबॉल एकेडमी चला रखी है, मैं कहूँगा काबिल तारीफ है। और इसी तरीके से हमको मध्य प्रदेश में भी जो है सीएसआर को आगे बढ़ाना है। मेरा असेसमेंट ये है कि जिस तरीके के यहाँ PSUs हैं, नदर्न कोलफील्ड, वेस्टर्न कोलफील्ड, मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके पास कम से कम भी 700 से 800 करोड़ रुपए अवेलेबल है। इनकी जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वो भरी हुई है। तो इस फंड को जो है आप हार्नेस करने की कोशिश करें। सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो लोकल कम्युनिटी है उसका जो निस्तार का एरिया है, अगर वो वहाँ से मेडिसिनल प्लांट निकालता है, नीम की दतौन लाता है, रस्सी बनाने के लिए घास लाता है, उसको निस्तार की कमी नहीं होना चाहिए। जहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहा है उसके साइट के ऑल्टरनेट साइट आप 4-5 साल पहले डेवलप करना चाहिए। अगर उस एरिया में महुआ है, महुआ के ट्रीज को काटिए मत, उसको अपरूट कीजिए और उसकी जो R&R प्लांट की साइट है उसके घर में ले जाके महुआ लगाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो कम्युनिटी हमारे साथ पब्लिक हियरिंग में हमारे साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा जो CSR की साइकिल अडॉप्ट की गई है, हमने अपने यहाँ की जो समिति है उसके यहाँ बराबर जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, उनका पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल करते हैं, उनको जानते हैं कि उनके एरिया में क्या बेसलाइन रिसोर्स है और उसको बेस करके उनका माइक्रो प्लान बनाते हैं। माइक्रो प्लान को हम CSR के अंदर फाइनेंस करते हैं। करेंट फाइनेंशियल ईयर में हमने 1 करोड़ रुपए जो है इसके लिए रखा हुआ है और जैसे ही ये बनता है इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। मध्य प्रदेश वन विकास निगम द्वारा अब तक 26.52 करोड़ रुपए जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज को दिए गए हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविजन के बारे में पिछले वक्ताओं द्वारा बहुत कुछ बोल दिया गया है, मैं इसको टच नहीं करूंगा। खाली 2% पैट के बारे में जो मेरे ऑब्जर्वेशन थे वो मैंने आपसे शेयर किया है। मेरी व्यक्तिगत विचार ये है कि मैनेजमेंट की कमी को पनिशमेंट जो है वो लोकल कम्युनिटीज को नहीं दिया जाना चाहिए। जब भी इसमें चेंज आता है इसको देखें। शेड्यूल 7 कंपनीज एक्ट का जो क्लॉज 4 है, इसमें एंश्योरिंग एनवायरमेंट स्टेबिलिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रोटेक्शन ऑफ फौना एंड फ्लोरा, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसके बारे में आपको ध्यान देने की जरूरत है। कॉरपोरेशन जो है इस समय 3% जो है अपने प्रॉफिट का वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के ऊपर खर्च कर रहा है। वाइल्ड लाइफ के प्रति भी हमारी एक मॉरल और लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। चूंकि समय अधिक हो रहा है, मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मध्य प्रदेश राज्य वन विभाग विकास निगम द्वारा 4 गवर्नमेंट रिजोल्यूशन इशू किए गए हैं, 91, 95, 2000, 2001। मैं ऑर्गेनाइजर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको जो प्रेजेंटेशन है उसकी डिटेल के लिए सबको ईमेल कर दें, जिससे बाकी सब इसमें
इसको यूज़ कर सकें। अभी हमने पिछले सेशन में विमेन एम्पावरमेंट के बारे में देखा, तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज़ की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसमें 33% रिजर्वेशन विमेन के लिए रखा गया है, और ये भी मैंडेटरी है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में से एक महिला अवश्य हो। तो विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बराबर जो है ध्यान रखा गया है। इसी तरह से हमारी जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन है, SC, ST एंड OBC, उनको भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिए जाने का प्रावधान जो है वो रखा गया है। JFM में 3 तरह की कमेटी हैं। पहली विलेज फॉरेस्ट कमेटी है, जहाँ पे जंगल कम है वहाँ कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। दूसरी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी है, जहाँ अच्छे जंगल में कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। और तीसरी है इको डेवलपमेंट कमेटी, जो कि नेशनल पार्क और सेंचुरीज के बफर एरिया में कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। इन JFM कमेटीज़ की इको टूरिज्म में बहुत बड़ी पोटेंशियल है। हमारे पास कुछ पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उन बिल्डिंग को हम ठीक करा के इन लोकल कम्युनिटीज़ के साथ में इको टूरिज्म जो है इस फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट करने वाले हैं। ये एरिया है जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंडर में है। ये कमेटीज़ का नंबर है 15,228। अब हम ये जो फंड देते हैं उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम जो बोनस देते हैं उसका 80% कमेटी को जाता है, और 20% जो है हम कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए रखते हैं, और उसके थ्रू इन कमेटीज़ की ट्रेनिंग कराई जाती है। ऐसा नहीं है कि हम अपने फॉरेस्ट पर्सनल को भूल गए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वन विभाग 720 मीटर 8 हॉस्टल तैयार करके रखता है, जहाँ कि उनके बच्चे जाके पढ़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद कोई विभाग ऐसा है जो अपने पर्सनल के चिल्ड्रन के लिए हॉस्टल ऑपरेट करता है। सबसे बड़ा जो लाइवलीहुड का रिसोर्स हो सकता है वो टसर और सिल्क प्रोडक्शन है। टसर और सिल्क के प्रोडक्शन से आपको कभी भी जो है जंगलों को नुकसान नहीं होता, क्योंकि लार्वा जो है सिर्फ पत्ता खाता है। और हमारे यहाँ अर्जुन और साजा के वृक्षों की बहुतायत है। किस कंपार्टमेंट में कितने साजा और अर्जुन के ट्रीज हैं इसकी जानकारी हमारे पास अवेलेबल है। हमने 7 बाई 7 मीटर के नेट दिए थे लोकल कम्युनिटीज़ को, और 2 साल पहले उन्होंने लगभग 7 करोड़ रुपए के रेशम और सिल्क के जो कोकून थे वो तैयार किए थे। ये सीधा बेनिफिट महिलाओं को जाता है। वो अपने घर के पास जो जंगल हैं उसमें नेट लगा के कोकून को रियर करती हैं, और सीधे 1 रुपये 5 पैसे पर कोकून की दर पे ले जाके उनको बेच देती हैं। एनवायरनमेंट स्टेबिलिटी के लिए हमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करना होगा, और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए वन विकास निगम द्वारा एक इनोवेटिव स्कीम लाई गई है। हमारे पास 4,25,000 हेक्टेयर वन भूमि है, और इस पे हम कॉरपोरेट हाउसेस को आमंत्रित करते हैं कि वो अपने प्लांटेशन, अधिकांश इंडस्ट्री ऐसी हैं कि जिनके पास उनकी अपनी ज़मीन नहीं है, ना उनके पास नो हाउ है, ना टेक्निकल कॉम्पिटेंसी है। हम उनको आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे यहाँ आएँ, हम आपके लिए प्लांटेशन करेंगे, और 80% सर्वाइवल करके प्लांट्स का आपको देंगे। इतना ही नहीं, जो 5 हेक्टेयर से ऊपर की स्कीम हमारे साथ एग्जीक्यूट करते हैं, हम हर साल उनका कार्बन अकाउंटिंग करके आपको देंगे, जिससे कि आप उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरनमेंट अवार्ड दिलवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमने बोनस दिया है। अब तक हमने 2,63,000 ब्लैंकेट बांटे हैं, साइकिल दिए हैं, LPG गैस कनेक्शन दिलाए हैं। आज मॉर्निंग में किसी ने प्रेशर कुकर की बात की थी, हमने 38,000 प्रेशर कुकर दिए हैं। राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं। विलेज कम्युनिटी में लोकल फीस्टिंग का बड़ा महत्व है। बड़े साइज के बर्तन के सेट दिए गए हैं, जिससे कि विलेजर को अब सिटी आने की जरूरत नहीं है। फिशेस को हमने पॉन्ड को फिशेस के साथ रीस्टॉक कराया गया है। इस टाइप के बर्तन दिए गए हैं। हमारे और जो लोकल कम्युनिटी है उसके बीच में वो रिलेशन है। आपने कभी पिछले 7-8 साल से एडवर्स इम्पैक्ट या एडवर्स न्यूज़ वन विभाग के बारे में नहीं देखी।
एक अगर शुद्ध कहा जाए तो जो हमारा प्रोजेक्ट एरिया है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और उसमें रहने वाले हमारे वोटर हैं। अगर आप जिस तरह सुबह के सेशन में सारंग साहब ने कहा वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रति चिंतित थे, अगर आप अपने एरिया के प्रति चिंतित हैं वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और अगर आप उनके वोटर को अपने साथ लेके चलते हैं तो मैं नहीं समझता कि हमारा प्रोजेक्ट जो है कभी रफ वेदर में आ सकता है। ये कुछ फोटोग्राफ हैं जो हम लोगों ने किए हैं। इसके अलावा हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में राशन की दुकान भी उनके लिए ऑपरेट करते हैं, उनको सर्टिफाइड सीड ले जाके देते हैं, हम उनके लिए इंसेक्टिसाइड ले जाते हैं और फर्टिलाइजर लेके जाते हैं। ये हमने कुछ हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किए थे, करीब 355। देखिए किस टाइप के लोग हैं, यहाँ तक मेडिकल अटेंडेंस नहीं पहुँची है। हमारे साथ डॉक्टर्स की कुछ टीम है जो अपना नाम भी नहीं बताते, लेकिन एक ऐसी निस्वार्थ सेवा करने आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। जस्ट सी इनकी कंडीशन। हमारा उत्तरदायित्व तो है इनके प्रति। खेल बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आपने चिल्ड्रन को नहीं साथ में लिया है तो उससे दिक्कत होगी। शायद समय समाप्त हो रहा है, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा। चलने से पहले मैं एक छोटा सा मंत्र कहना चाहूँगा। युक्कु ही शचिनाम युक्कु ही सुमतिनाम यूयम वज्रदानम। अर्थात यदि हमारी बल बुद्धि और विचार एक हों तो हम लोग अपने उद्देश्य में सफल होंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना। धन्यवाद।